चलो देखो, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट एक बार हम लोग पढ़े थे स्पीड में, एक और बार पढ़ते फिर इसका एमसीक्यू वगैरह करते हैं। सुनो, कॉस्ट शीट का मतलब होता क्या है। जैसे हम लोग अकाउंट्स के अंदर में बनाते हैं फाइनल अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट। अब वो जो बैलेंस शीट उसके अंदर बनाते हैं, उससे हमको क्या पता चलता है कि मेरा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, इसके बारे में। कॉस्ट शीट बनाने का पर्पस ये है कि बिजनेस के अंदर में जो भी प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट को अगर हम बना रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा लगा, उस प्रोडक्ट को बनाने में किस पॉइंट पे कितना खर्चा लगा, हर एक पॉइंट का खर्चा हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे फैक्ट्री के अंदर में अगर कोई प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है, तो ये प्रोडक्ट अलग अलग कई फेज में बनता है, और फाइनल जब मार्केट के अंदर वो बिकता है, तब जाके मेरे पास से प्रोडक्ट बाहर निकल गया। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जब लोग रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं, खरीद रहे, वहां से लेके उस प्रोडक्ट को बेचने तक का सारा डिटेल कहां पे होता है, कॉस्ट शीट के अंदर में होता है। कि उस प्रोडक्ट को हम लोग अब बेच रहे हैं तो कितना प्रॉफिट में बेच रहे हैं और कितना मेरा सेलिंग प्राइस है। यानी कि कॉस्ट शीट बनाने का सिंपल एक ही पर्पस है, अपना सेलिंग प्राइस निकालना, ठीक है। अब आओ देखिए कॉस्ट शीट है क्या। तो बोलता है कॉस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट कॉस्ट शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है विच प्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म। इट क्लासिफाइज कॉस्ट इनटू मेजर एलिमेंट्स, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स मतलब अलग अलग टाइप का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। तो बोलता है कॉस्ट शीट हम लोग के अंदर में प्रेजेंट होता है कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगा, उसको बेचने तक में हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक फॉर्म के अंदर में कॉस्ट शीट में लिखते हैं, और उस कॉस्ट शीट में हमको दिखता है कि जो अलग अलग कॉस्ट लग रहा है उसको क्या कर रहा है, मेजर भाग में बांट दिया गया। जैसे डायरेक्ट मटेरियल कुछ को बोला गया, कुछ डायरेक्ट लेबर, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या अलग अलग टाइप का ओवरहेड्स, या फिर अलग अलग टाइप का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का बात करता है। इट एक्ट एज मिरर ऑफ द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर मैनेजर्स। इट इज जस्ट लाइक अ हेल्थ रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस, showing where money is being spent and how much margin is left for profit। मतलब क्या है, कॉस्ट शीट बोलते हैं एक मिरर की तरह काम कर रहा है। किस चीज का मिरर, बिजनेस का रिपोर्ट का, ठीक है, बिजनेस का हेल्थ का, कि मेरा बिजनेस के अंदर में क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर है, उससे कैसे अपना बिजनेस का हम लोग हेल्थ पता कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपना बिजनेस का क्या बोलते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबल नहीं है, उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लग रहा है, और मेरा मार्जिन कितना बचता है। मार्जिन मतलब कि कॉस्ट में से हम लोग सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं, तो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो मेरे लिए क्या बन गया, मार्जिन बन गया, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल था कि मान लो हम ना क्या करते, पब्लिश कर रहे हैं 1000 अपना किताब। जब ये किताब को हम बाहर मार्केट में बेचने के लिए जाएंगे, तो उससे पहले क्या क्या खर्चा लगा होगा। पहले तो पेपर खरीदे होंगे, प्रिंटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी गया होगा, ट्रांसपोर्टेशन गया होगा, मार्केटिंग में कुछ खर्चा हुआ होगा। तो ये सब को लेके कॉस्ट शीट बनाएंगे, ठीक है। और पता चलेगा कि वो एक प्रोडक्ट को बनाने में या फिर एक बुक को बनाने में टोटल मेरा खर्चा कितना हुआ। मान लो 1 लाख रुपया मेरा टोटल एक्सपेंसेस हुआ है। टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, 1 लाख, और मेरे पास जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ वो हुआ है 1000, ठीक है, या 10,000 बुक बना है। तो एक बुक बनाने में कितना खर्चा हो गया मेरा, 100 रुपया कि 10 रुपया, 10 रुपया, ठीक है, अब 100 रुपया हो गया ना। तो 100 रुपया हमें उसे कौन मिटाने जाए, ठीक है। तो एक बुक बनाने में कितना खर्चा हुआ, 100, ये मेरा कॉस्ट निकल गया। ये कॉस्ट हम कैसे निकाल पाए, क्योंकि हम ना कॉस्ट शीट बनाए थे। कॉस्ट शीट के अंदर में
इस 10 लाख का खर्चा का बाइफरगेशन किए थे कि कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, कौन सा सेलिंग में जा रहा है, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहा है। अलग अलग सारा खर्चा को हम लोग अलग अलग बना के रखे थे, बाइफरगेट करके रखे थे। और फाइनली जब देखे कि टोटल मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 10 लाख रुपया। ये 10 लाख रुपए में फिर देखते हैं कि मेरा टोटल यूनिट बना कितना। तो पता चला टोटल मेरा यूनिट जो बनता है वो 10,000 यूनिट बनता है। एक बुक को बनाने में 100 रुपया खर्चा हो गया। तो ये तो कॉस्ट प्राइस निकला। अब इसमें क्या करेंगे, अपना मार्जिन को जोड़ेंगे, तब मेरा क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस। और यही सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं। बस इतना ही, ठीक है। अब कॉस्ट शीट का अलग अलग कई डेफिनेशन दिया गया है, पर तुमको जो डेफिनेशन याद रखना है वो कौन सा, ICMA मतलब सीमा लंदन का, ठीक है। क्या बोलता है, अ कॉस्ट शीट इज स्टेटमेंट व्हिच शोज द वेरियस कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने में टोटल कितना खर्चा हुआ, वेरियस एलिमेंट्स जो उसके अंदर में यूज हुआ, सबको अलग अलग मिला के कितना हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। इसी के लिए कॉस्ट शीट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला है सोर्स कॉस्ट ट्रांसपेरेंटली। अब कारण क्या है कि हम लोग जब कॉस्ट शीट बनाते हैं ना, तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट के अंदर में सब कुछ क्लियरली लिखा रहता है कि डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, डायरेक्ट लेबर कितना लगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना लगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना है, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। ये सारा चीज अलग अलग करके लिखा रहता है। तो अलग अलग करके लिखा हुआ है, इसीलिए कॉस्ट क्या होता है, काफी ट्रांसपेरेंट होता है। हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि मेरा पैसा कहां कहां खर्चा हुआ है, ठीक है। अगला है हेल्प्स इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइस। अभी देखो ना, हम यहां पे क्या किए, जब कॉस्ट निकाले है ना, जैसे ही यहां पे हम लोग कॉस्ट निकाले तो कॉस्ट निकालते ही प्रॉफिट जोड़े और अपना क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट शीट बनाए तब तो सेलिंग प्राइस निकल पाए। उसके बाद है प्रोवाइड्स बेसिस, प्रोवाइड्स कहां चला गया, प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंपैरिजन। अब देखो, अगर हम कॉस्ट शीट बना के रखते हैं तो देखते हैं कि पिछले साल उसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगा था और करंट ईयर में कितना लगा। कारण कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ता है। पिछले साल मेरा लेबर का कॉस्ट कुछ और था, इस साल वो बढ़ जाएगा। पिछले साल क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल्स या फिर जो भी रॉ मटेरियल खरीदे थे उसका कॉस्ट कुछ और था, इस साल बढ़ गया। क्योंकि हर साल हर चीज क्या होता है, महंगा होता है। तो इसी कारण से जो प्रोडक्ट होता है ना, वो भी क्या होता है, हर साल में कुछ ना कुछ उसके अंदर में दाम बढ़ता है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि क्वांटिटी घटा दो, या तीसरा ऑप्शन है क्या कर दो कि तुम उसका क्वालिटी डाउन कर दो। तो क्वालिटी अगर डाउन कर दिया तो तुम्हारा बिजनेस को नुकसान होगा। तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन बचता है, या तो प्राइस बढ़ाओ या तो क्वांटिटी घटाओ। यही चलता है ना। पहले हम लोग बिस्किट खरीदते थे 5 रुपए का, आज भी वो बिस्किट 5 का ही मिलता है, पर पहले वो बिस्किट का पैकेट इतना लंबा दिखता था, आज वो घटते 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 इतना छोटा सा बन गया। ऐसे ही हुआ है ना। तो क्या किया, वो लोग दाम नहीं बढ़ाया, कारण कि लोग जो है ना वो 5 रुपए का बिस्किट ही खाना चाहता है। अब वो एक एक करके कम करता चला गया, कभी 1 बिस्किट 2 बिस्किट निकालते गया, लोग का ध्यान कम गया, और एक वक्त बाद ऐसा आया कि अभी 5 रुपए का 6 या 7 तुमको बस बिस्किट मिलता है, ठीक है। फिर आता है फेलिसिएट्स कंट्रोल। अब देखो कॉस्ट शीट जब बनाते हैं ना, अरे क्या कर रहा है, ठीक है। देखो सर, अगर हम लोग अलग अलग सारा डिपार्टमेंट बना के रखे हैं, ठीक है, कि मेरा मटेरियल में कितना खर्चा हो रहा है, लेबर में कितना खर्चा हो रहा है, तो ये सारा अगर अलग अलग हम बना के रखे हुए हैं तो आसानी से हमको पता चल सकता है कि कौन सा पॉइंट पे मेरा वेस्टेज हो रहा है, कहां पे ऐसा कॉस्ट लग रहा है जिसको हम लोग बचा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग काफी मदद मिलता है इससे। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग के लिए। अब सोचो अगर मेरा कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है तो हम लोग को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मशीन हो सकता है खराब हो, है ना, या फिर लेबर मेरा खराब हो,
कि उस मशीन से जितना आउटपुट निकलना चाहिए था उतना आउटपुट नहीं निकाल पाया। ठीक है, इसके लिए डिसीजन वगैरह ले सकता है। अब देखो, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट शीट के अंदर में डिफरेंस। तो कॉस्टिंग क्या है? टेक्निक ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट निकालने में मदद करता है कॉस्टिंग। फिर क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग बोलता है कि इसको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना, है ना। और कॉस्ट शीट बोलता है कि एक स्टेटमेंट बनाना कि कहां पे कितना कॉस्ट लगा। फंक्शन है कि क्या? ये क्लासिफाई और कलेक्शन करता है कॉस्ट का। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है? रिकॉर्ड, एनालिसिस और कंट्रोल करता है। और ये जस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट करता है। ठीक है, इसका स्कोप क्या है? काफी ब्रॉड है, ये वाइडर है और ये नैरो है। मतलब इसके अंदर ये आता है, इसके अंदर ये पहुंचता है। फिर आता है यूज, हेल्प्स इन कैलकुलेशन, हेल्प्स इन कंट्रोल और हेल्प्स इन प्रेजेंटेशन। आता है ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट का। तुमको थ्योरी ज्यादा इसलिए पढ़ना है क्योंकि एमसीक्यू तुम्हारा आ रहा है, तो थ्योरी पे तुमको फोकस बहुत ज्यादा रहना है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट पर यूनिट को असर्टेन कर पाए, कॉस्ट पर यूनिट निकाल सके कि एक प्रोडक्ट के ऊपर में बनाने में कितना मेरा खर्चा हो रहा है, ये निकाल सके। जैसे ही कॉस्ट पर यूनिट निकल गया, उसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे और सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमको लगता है कि मेरा कहीं पे ज्यादा कॉस्टिंग लग रहा है तो कॉस्ट को कंट्रोल करने में फायदा करेगा, डिसीजन मेकिंग ले करने में फायदा पहुंचाएगा। उसके बाद डाटा हम लोग के पास संभाल कर रखेंगे कि फ्यूचर का प्लान कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है कि किस जगह पे कितना खर्चा हुआ है। जैसे एग्जांपल ले, टाटा मोटर्स क्या किया? एक नया कार का मॉडल लॉन्च किया। तो ये कार का मॉडल जब वो लॉन्च करता है ना, तो ऐसे ही लॉन्च नहीं कर देता है, वो पहले लॉन्च करने से पहले कॉस्ट शीट बना लेता है कि ये बनाने में कितना खर्चा लगने वाला है। ठीक है, देखना हम लोग अपना घर के अंदर है, मान लो किसी का फंक्शन वगैरह है, किसी का बर्थडे है। ठीक है, अब बर्थडे के अंदर में क्या होगा? हम लोग इनवाइट करें कुछ लोग को, इसमें तो कम लोग आएगा, चलो ठीक है बर्थडे हटाते हैं। अभी अभी हम लोग का एनुअल डे आने वाला है। ठीक है, अब एनुअल डे हम कैसे करवाते हैं उसके ऊपर आते हैं। यहां भी कॉस्ट शीट बनाते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि कितना पर्सन आएगा। तो लगभग 200 पर्सन आने वाला है। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिए कि लगभग कितना लोग आएगा? 200 लोग आएगा। ठीक है, अब जब ये 200 लोग आएगा तो क्या क्या खर्चा होने वाला है? पहला सबसे मेजर जो खर्चा होता है वो होता है फूडिंग का, है ना। अब ये 200 आदमी का खाना, इस खाना का एक लिस्ट पर बनवाया जाता है कि क्या क्या खाना रहेगा। ठीक है, फिर ये खाना बनाने में कितना क्या क्वांटिटी लगेगा, ये सारा अलग अलग कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट खर्चा आता है वो क्या आता है? हॉल का बुकिंग, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम, लाइट सिस्टम, ठीक है, कैमरा, ये सारा चीज। तो अलग अलग सब चीज का हम लोग क्या कर लिए? एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लिए। उसके बाद देखते कि एस्टिमेटेड, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना आ रहा है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग लगभग 1 लाख रुपया आ रहा है। ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना आ रहा है? लगभग लगभग 1 लाख रुपया। अब हमको सोचना है कि क्या एनुअल डे करवाना है या नहीं करवाना है। ठीक है, क्योंकि 1 लाख का खर्चा आएगा। अब ये देखना है कि ये 1 लाख रुपया आज हम खर्चा करते हैं तो इससे मेरा रिटर्न कितना आएगा, ये भी देखना पड़ेगा ना। रिटर्न मतलब, क्योंकि एनुअल डे करवाने का सिर्फ एक पर्पस होता है कि जो लोग अच्छा रिजल्ट किया उसको मोटिवेट करना और लोग के पास ये पहुंचे, तो फिर एडवर्टीजमेंट भी होना। ठीक है, क्योंकि एक तरफा नहीं होता, सीधा सा बात होता है, सब लोग अपना प्रमोशन ही करता है, इतना ही तो बात है। वरना फिर क्यों इतना खर्चा किया जाए? तो प्रमोशन भी हो और साथ में स्टूडेंट मोटिवेटेड भी रहे कि वहां पे अवार्ड्स मिल रहा है तो अगले बार हम आए और हमको मिले, बस ये देखने के लिए, यही ना। तो इसके कारण से हमको देखना पड़ेगा रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर देखना पड़ेगा फंड कहां से रेज करेंगे हम लोग, किधर से पैसा आएगा। ये सारा चीज देखने के बाद फाइनलाइज करते हैं कि हाँ हमको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हर कंपनी यही करता है। पहले क्या करेगा? ठीक है,
पढ़ना नहीं, बढ़ना। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं लोग मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बोलता है कॉस्ट मीन्स द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। एक रिसोर्सेस को अपना बिजनेस के अंदर लाने में क्या खर्चा हो रहा है, कहां खर्चा होगा, पैसा कहां कहां लगेगा, मटेरियल में, लेबर में, ओवरहेड्स के अंदर में, और ये सारा चीज को मिला दिया जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कॉस्ट है। जैसे एक फर्नीचर का कारपेंटर है, वो क्या करता है, 500 का लकड़ी खरीद लिया, 200 रुपए कारपेंटर का कॉस्ट हो गया, 50 रुपए का पॉलिशिंग लग गया, और 100 रुपए खर्चा हो गया शॉप का रेंट में, लाइटिंग में, ये सब में। तो एक चेयर बनाने का खर्चा कितना हो गया, 850। ये मेरा क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस। इसमें जोड़ेंगे प्रॉफिट तो क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। सबसे पहले आते हैं हम लोग नेचर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें आता है 4 चीज, एक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिर ओवर हेड्स आता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट मटेरियल क्या है। तो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है कि जिस चीज का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, जैसे अभी ये आदमी चेयर बना रहा था, ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया, लकड़ी। ठीक है, क्योंकि वो लकड़ी से ही चेयर बनेगा, ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद है कारपेंटर, डायरेक्ट लेबर हो गया, है ना, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड हो गया। ठीक, तो यहां पे चारों आइटम दिया हुआ है। ये था अपना डायरेक्ट मटेरियल, ये था डायरेक्ट लेबर, ये था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये था इनडायरेक्ट ओवरहेड या फिर एक्सपेंसेस, है ना। तो ये चारों आइटम यहां दिख रहा है। तो कोई भी चीज हम लोग बिजनेस करेंगे तो ये 4 कॉस्ट तो रहेगा ही रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है। बिहेवियर के वाइज में 3 भागों में बांटा गया, एक फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट किसको बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कि जो ऐसा कॉस्ट जो एक पॉइंट तक में वो फिक्स ही रहेगा, उसको बदलाव नहीं कर सकता है। जैसे रेंट, ठीक है, रेंट हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, वेरिएबल होता है। सेमी वेरिएबल क्या हो गया, ठीक है, सेमी वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल वो जो वक्त के साथ बदलते जाए, ठीक है, कभी ज्यादा कभी कम, कुछ भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, घर के अंदर में तुम देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कम ज्यादा आ सकता है, पर घर में अदर कई एक्सपेंसेस, जैसे क्या बोलते हैं, तुम्हारे घर में दूध आता होगा तो 1 महीना का एकदम फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, उतना ही देना पड़ेगा, है ना, ना कम ना ज्यादा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक्स्ट्रा मंगवा लेते हैं और वो क्या होता है, बढ़ जाता थोड़ा सा, तो वो सिचुएशन क्या बन गया, सेमी वेरिएबल वाला। ठीक है, कि एक पॉइंट से अगर ऊपर गए तो वहां पे क्या होगा, वो वेरी कर जाएगा, तो सेमी वेरिएबल चला गया। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस ऐसा है जो इनडायरेक्ट है, जैसे तुम जब ट्यूशन आता है या स्कूल जाता है तो वो क्या होता है कि वो वेरिएबल के अंदर आता है। कभी पैदल चले गए तो भाड़ा नहीं लगा टोटो का, कभी टोटो ले लिए तो खर्चा हो गया। ठीक है, हाँ, और डेली अगर टोटो से जा रहे हैं, डेली 10 रुपए जाना 10 रुपए आना, तो 20 रुपया पर डे का क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट हो गया ना। जो बस से आता है उसके लिए क्या बन गया, फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, वो कंफर्म है, जब आएगा उसका उतना ही खर्चा होने वाला है, ना कम ना ज्यादा, है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट बिजनेस के अंदर में होता है, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, जो चेंज नहीं होता है प्रोडक्शन के साथ में। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, मटेरियल वेजेस, जो इंक्रीज करता है प्रोडक्शन के साथ में या डिक्रीज करता है प्रोडक्शन के साथ में। सेमी वेरिएबल क्या हो गया कि एक टेलीफोन बिल, जैसे मान लो टेलीफोन बिल के अंदर में क्या होता है, ऐसा तुमको मिला, अभी मान लो हम लोग अपना फोन के अंदर में ना 100 मैसेजेस फ्री मिलता, पता है हम लोग को, जिसका इस्तेमाल हम लोग कभी नहीं करते हैं, करता है कोई? ये 100 मैसेज का इस्तेमाल आज के टाइम पे कोई करता नहीं है, पर एक वक्त था जब इसका इस्तेमाल हुआ करता था। ठीक, अब जब 100 मैसेज था ना, इसका तुम एक पैक भराता था, मान लो 20 रुपया, 20 रुपया में तुमको 100 मैसेज मिल जाएगा फ्री। ठीक, लेकिन जैसे ही ये 20 क्या हो गया, फिक्स्ड है ना, जैसे ही तुम 101वां मैसेज भेजेगा, फट से तुम्हारा 3 रुपया कट जाएगा तुम्हारा मेन बैलेंस से। ठीक है, तो एक टाइम तक वो फिक्स था, लेकिन जैसे ही उससे थोड़ा सा ज्यादा यूसेज किए, क्या हो गया, तुरंत से ज्यादा मेरा कॉस्ट बढ़ गया। तो 100 तक क्या था, फिक्स्ड,
लेकिन उसके बाद क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस टाइप का जो सिचुएशन होता है इसको क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल। ठीक है, अगला आते हैं बाय फंक्शन। तो फंक्शन में चार तरीके में बांटा गया, एक प्रोडक्शन कॉस्ट, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, तीसरा सेलिंग कॉस्ट और चौथा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब है कि वो प्रोडक्ट बनके कितना में तैयार हो गया, ठीक है, फैक्ट्री से निकलने तक। ठीक, जैसे यहां पे है फैक्ट्री, यहां पे है मेरा गोडाउन, यहां पे मेरा ऑफिस, ठीक है। अब ये जो फैक्ट्री का गेट है, तो फैक्ट्री का गेट तक में जितना खर्चा होता है वो सब खर्चा को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इसके अंदर में कुछ ओवरहेड्स, ये हो गया। यहां तक में जो खर्चा मेरा लगा वो मेरे लिए क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। यहां से आगे बढ़ा तो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ खर्चा लगा कि बिल्डिंग वगैरह बना के रखे हैं, उसको संभालने के लिए सैलरी वगैरह दे रहे हैं, ये सारा खर्चा आ गया। फिर क्या आता है, सेलिंग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां तक में क्या हो गया, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट खत्म हो गया। अब क्या करना है, इसको सेल करना है। तो सेल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट मैनेजर रखते हैं। ठीक है, कुछ क्या उसको बोलते हैं हम लोग, जो घूम घूम के बेचता है, क्या बोलते हैं, सेल्समैन। सेल्समैन रख लिए, तो ये सबको सैलरी देना है, तो सेलिंग कॉस्ट लग रहा है। अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कैसा है, अब हमको ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो गया, तो जब ऑर्डर मिला तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार कैरेज वगैरह पे करते हैं सामने वाला के लिए, ठीक है, कमीशन पे करते हैं। तो अब डिस्ट्रीब्यूट करने में जो खर्चा हो रहा है वो सारा खर्चा किसके अंदर आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर में। बाय कंट्रोल दो तरीका का होता है, एक कंट्रोलेबल और दूसरा अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल कॉस्ट वैसा है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और अनकंट्रोलेबल जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल किसको नहीं कर सकते, सरकार को टैक्स देना ही पड़ेगा, है ना, इस पे कंट्रोल है मेरा, नहीं है। सरकार जो वो टैक्स लेगा ही लेगा, कंफर्म है, तुम कमाएगा सरकार लेगा। लेकिन कंट्रोल क्या कर सकते हैं, मटेरियल का यूसेज, लेबर का आवर, ये सब कंट्रोल कर पाएंगे। कैसे, मेरा मान लो हम मंगाते थे 100 केजी, ठीक है, तो 100 केजी हम लोग मटेरियल मंगाते थे। इस 100 केजी में 10 केजी पता क्या होता था, वेस्ट होता था हमेशा। क्यों वेस्ट होता था, तो वेस्ट होने का कारण था लेबर का नेग्लिजेंस, ये पहला। दूसरा हो सकता है कि मेरा मशीन खराब हो जाता था, मशीन में फंस गया। जैसे हम लोग जाते हैं ना जेरोक्स कराने के लिए, तो कभी कभी देखना पेपर फंस गया, ठीक है, पेपर फंस गया या फिर प्रिंटिंग खराब आया, तो उसका क्या तुमसे पैसा लेता है, नहीं लेता ना, वो सामने वाला का नुकसान है, वेस्टेज है, ठीक है। उसको वो कंट्रोल कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है उसको कंट्रोल, कि मशीन को रिपेयर करवाए तो कंट्रोल हो जाएगा, है ना। तो कुछ आइटम ऐसा जिसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसा आइटम जो कंट्रोल नहीं हो सकता, जैसे सरकार का टैक्सेस वगैरह। अब आते हैं, जैसे मेरे ट्यूशन के अंदर में क्या क्या चीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। देखो सबसे पहला है डायरेक्ट कॉस्ट, क्या क्या है, हाँ टैक्स के अलावा गवर्नमेंट कुछ भी अब मेरे को पेनल्टी वगैरह लगाता वो सारा, ठीक है। आते हैं हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट। मेरा ट्यूशन के अंदर में डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, सबसे पहला है प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, मटेरियल, ये सब हो गया डायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर क्या हो गया, टीचर का पेमेंट वगैरह हो गया डायरेक्ट। ओवरहेड क्या हो गया, रेंट ऑफ कोचिंग और इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे इस टाइप से चल रहा होता है, ठीक है। तो मेरा ट्यूशन के अंदर में क्या दिखता है कि डायरेक्ट कॉस्ट भी है, डायरेक्ट लेबर भी है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट शीट। यहां से स्टार्ट होता है कॉस्ट शीट का कहानी, और तुमको सारा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट शीट से पहले किसी को कोई डाउट है तो बोलो, पूछो। तुम लोग वहां तक अपना पढ़ा होगा तो पूछो। तो सदब बोलेगी, सदब बोलेगी, हाँ
क्या पूछना है किसी को? ओवरहेड्स वैसा खर्चा है जो इनडायरेक्ट नेचर का है, इनडायरेक्ट नेचर का है, ठीक है। जैसे रेंट वगैरह जो होता है ना, वो ओवरहेड्स के अंदर आता है, ठीक है। और बोलो, सेमी वेरिएबल मतलब एक प्रोडक्ट का खर्चा मेरा या फिर किसी भी चीज का खर्चा एक टाइम तक फिक्स है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं वॉल्यूम में, तो उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है, या वॉल्यूम घटाने से नहीं घट रहा लेकिन बढ़ाने से बढ़ जा रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग सेमी वेरिएबल, ठीक है। अगला बोलो, पूछो क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के अंदर आता है कि एक नया प्रोडक्ट हम मार्केट के अंदर में बेचना चाहते हैं या बना के मार्केट के अंदर में उतारना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बिकने के लायक है या नहीं है। दूसरा, उसके ऊपर में उसका डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर में कई एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो ये सब खर्चा को बोलते हैं हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट मतलब जो अपना एम्प्लॉइज लोग है ना, उसको सैलरी वगैरह देना, ठीक है, जो फैक्ट्री के बाहर है, ठीक, वो सब खर्चा को हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के अंदर में डालते हैं। जैसे मेरा एक फैक्ट्री है और मेरा ऑफिस भी है, तो ऑफिस जो हम बना के रखे हैं उसके अंदर में जो लोग काम कर रहा है वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के अंदर में आता है, ठीक है। अगला बोलो, नेक्स्ट पूछो। क्या कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वैसा कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ नहीं बदलता है। जैसे रेंट, यहाँ पे 10 बच्चा बैठे या 100 बच्चा बैठे या 1000 बच्चा बैठे, रेंट मेरा इतना ही लगने वाला है। क्या 4-5 है? क्या क्या बोलो? सुनो, ये तुम कौन सा चैप्टर पढ़ रही हो? 2 नहीं है, 1 है या ठीक है 2 है। हम लोग कॉस्ट शीट चैप्टर 3 में है। हम बोले चैप्टर 3 कॉस्ट शीट से पूछो, फिर तुम्हारा नाम लेंगे तो फिर बोलने लग जाओगे मेरा नाम ले लेते वीडियो में, और लोग समझ गया, बिना नाम लिए लोग समझ गए हैं। पकड़ो कॉस्ट शीट पढ़ो, बता देंगे तुमको। कॉस्ट शीट में डाउट बताओ, अभी का टॉपिक है कॉस्ट शीट, उससे बताओ, नहीं है तो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, पूछो जल्दी। क्या तुम तो बुक लेके नहीं आया? छी छी छी, तो बंद रखेगा? कहाँ बंद दिखा? ऑर्डर कहाँ खुला हुआ है? अब खुल रहा है ना। दूसरा का जिंदगी में झांकने में बहुत मजा आता है, भले अपना जिंदगी कितना ही तबाह हो। बताओ क्या पढ़ा रहे? चैप्टर 3। इसके बाद और कितना चैप्टर है कॉस्टिंग में? इसके बाद और कितना चैप्टर बचा हुआ है? यही आखिरी है ना? क्या नहीं लिखा हुआ? थ्योरी? हाँ, उतना डिटेल थ्योरी लिखा हुआ नहीं होगा शायद से, ठीक है। तो हम लोग लेकिन वो डिटेल में गए,
हाँ तो ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से किसी के पास अब कोई डाउट नहीं बचा। आते कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट शीट, यहां से तुमको अपना मिलना स्टार्ट हो जाएगा बुक के अंदर में, ठीक है। इससे पहले थ्योरी तुम्हारा बुक के अंदर में काफी शॉर्टकट में दिया हुआ है, पर यहां पे डिटेल में तुमको बता दिया गया। देखो कॉस्ट शीट जब बनाते हैं ना तो कई स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें पहला स्टेप है प्राइम कॉस्ट निकालना। याद रखना, बात ले अब, बस हो गया खत्म। प्राइम कॉस्ट निकालना, तो प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है? शुरुआती एकदम जो खर्चा है वो वाला कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। मतलब प्राइम कॉस्ट के बिना कोई प्रोडक्ट बनाने का इमेजिनेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट लगेगा ही लगेगा, कंफर्म है। प्राइम कॉस्ट के अंदर में क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो पीसी इक्वल टू क्या हो गया? डीएम प्लस डीएल प्लस डीई, तो निकल क्या गया मेरा? पीसी, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट जब भी निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे, और इसके ऊपर तुम्हारा एमसीक्यू रहेगा ही रहेगा, कंफर्म है, ठीक है। वहां पे तुमको बोल दिया जाएगा कि एक कुछ डेटा दिया रहेगा और बोलेगा इससे प्राइम कॉस्ट निकाल के दो, तो तुमको देखना उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन सा है, डायरेक्ट लेबर कौन कौन सा है और डायरेक्ट मटेरियल कौन कौन सा है, ये सबको जोड़ेगा तो प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा। प्राइम कॉस्ट निकलने के जस्ट बाद हम लोग क्या निकालते हैं? वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग? प्राइम कॉस्ट तो पहले से निकाल चुके हैं, प्राइम कॉस्ट में जोड़ देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या हो गया? उसका रेंट हो गया, उसका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारा क्या हो गया? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर में आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड में दो चीज का एडजस्टमेंट करते हैं, ऐड करते हैं हम लोग ओपनिंग WIP और माइनस करते हैं हम लोग क्लोजिंग WIP, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट के अंदर में WC इक्वल टू क्या हो गया? WC या फिर FC। तो WC हम लोग नाम से जानेंगे PC प्लस फैक्ट्री ओवरहेड FOH। इसमें ऐड क्या करना है? ओपनिंग WIP और माइनस क्या करना है? क्लोजिंग WIP। जैसे ही करेगा तो मेरा क्या निकल जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। और तुमसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि बताओ वर्क कॉस्ट क्या होगा या फैक्ट्री कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। हाँ लिखा हुआ है बुक में भी है, लिखा हुआ कहां है बताएं? छोड़ो तुम, पेज पलटो, पलटो पेज, वहां देखो बस। क्या सामने तुमको एक बड़ा सा फॉर्मेट दिख रहा है कॉस्ट शीट का? वहां से स्टार्ट होता है। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पहले बताओ। दिखा? अब अगर डायरेक्ट तुमको हम दे दे वो इतना बड़ा सा फॉर्मेट तो रट्टा मार लेना, रट्टा मार लोगे ना, इतना बड़ा पॉसिबल नहीं है। अब वहां पे देखो फॉर्मेट निकालो, पहले हटाओ, फॉर्मेट में जाओ, सबको फॉर्मेट में जाओ। फॉर्मेट के अंदर में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा हुआ है क्या? या फिर डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट क्या बोलते हैं मटेरियल इक्वल टू, उसके नीचे में प्राइम कॉस्ट लिखा हुआ है। प्राइम कॉस्ट के अंदर में क्या फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ा गया है? उसमें ऐड किया गया है WIP ओपनिंग वाला और माइनस किया गया है क्लोजिंग WIP, और उसके नीचे क्या फिर से दोबारा तुमको वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो उसी को तोड़ के दिखा रहा है क्योंकि तुम्हारा एमसीक्यू आ रहा है। इतना बड़ा क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं, तुम्हारा तो एमसीक्यू आएगा, तो एमसीक्यू के हिसाब से इसको प्रिपेयर किया गया है कि अगर तुमसे प्राइम कॉस्ट अकेला पूछ ले तो कंफ्यूज मत हो जाना कि इतना बड़ा फॉर्मेट में प्राइम कॉस्ट कैसे निकालना है, ठीक है। बस ये तीन को जोड़ो और प्राइम कॉस्ट आएगा। अगर तुमसे वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट पूछ ले तो ये तुमको फॉर्मूला लगा के अपना निकाल देना है, ठीक है। वर्क कॉस्ट निकालने के बाद क्या निकलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब हम लोग बात करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, COP। तो COP अगर तुमको डायरेक्टली निकालने के लिए दे दिया जाए, ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ गया। उस प्राइम कॉस्ट के अंदर में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आ गया। अब इस वर्क कॉस्ट के अंदर में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा।
क्या ये भी तुम्हारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में है? दिख रहा है? दिख रहा है? सृष्टि तुमको नहीं मिला शायद, हो सकता है तुम पहले पेज में कहीं पे होगी। कहां पे दिखा दो? हाँ ठीक है, ढूंढ। नहीं नहीं, गलत निकाल के रखी हो, हमको पता था। क्या पढ़ रही, दिखाओ तो। क्या पढ़ रही हो? हम वो पढ़ने बोले, हम ये पढ़ने बोले। यहाँ से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो चीज तुमको पढ़ने के लिए बोला जाए तुम वो पढ़ो। हमेशा या तो एक पेज पीछे या तो एक पेज आगे रही हो। अब हो गया, नाम आ गया ना, देख ली ना, आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो जैसे ही हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाले, अब अगला मेरा काम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना, जिसको हम लोग COGS बोलते हैं। यानी कि जो सामान को हम बेचे हैं उसका खर्चा कितना निकला। ठीक है, एक सामान को बेचने में कितना खर्च मेरा हुआ, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, सबको बोलो शुरू से एकदम। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगा? ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर प्लस मटेरियल प्लस एक्सपेंसेस, तीनों को जोड़ दिया तो क्या निकला, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या जोड़ेंगे कि मेरा वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, ओवरहेड्स, है ना। फैक्ट्री ओवरहेड्स को अगर जोड़ दिए तो मेरा क्या निकल गया, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में क्या जोड़ेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और उसमें प्लस क्या करना है, ओपनिंग WIP माइनस क्या करना है, क्लोजिंग WIP। तो मेरा क्या निकला था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब अगला निकालना हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड क्या करना है, ऐड क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो इससे मेरे क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगला निकालना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग प्राइम कॉस्ट से। प्राइम कॉस्ट कैसे निकला, प्राइम कॉस्ट में फिर अगला क्या निकालना, प्राइम कॉस्ट के बाद वर्क कॉस्ट। कैसे निकलेगा, हम लोग प्राइम कॉस्ट में जोड़ेंगे क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो निकलेगा वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। उस फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट में ऐड करेंगे हम लोग क्या, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और ओपनिंग WIP माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग WIP। तो क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर में जब हम लोग जोड़ेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर जोड़ दे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो क्या निकलेगा, सेल्स। ठीक है, सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और सेल्स अगर निकालना हो तो कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो मेरा सेल्स निकल जाएगा। और उस सेल्स को डिवाइड मारेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल से, तो क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। मतलब मेरा जो सेल्स आया वो आ गया, मान लेते हैं 8 लाख रुपया। ठीक है, और टोटल जो प्रोडक्ट हम बेचे हैं वो बेचे हैं 4000 यूनिट। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा, 8 लाख डिवाइड बाय 4000 कितना आ गया, 20 रुपया, क्या है ना, 200। ठीक है, 200। तो मेरा जो सेलिंग प्राइस निकला वो कितना निकल गया, 200 पर यूनिट। यही निकालना है हम लोग को पूरा टाइम में, कॉस्ट शीट बना के यही निकालना है, बस कॉस्ट शीट इतना ही है। ठीक है, सम करें क्या, नहीं, क्यों नहीं, अभी तो वक्त बहुत बाकी है। कौन वाला, देखो ओपनिंग WIP का मतलब क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो क्या नहीं है तो लिखा ओपनिंग क्लोजिंग है। लाओ दिखा, कहाँ मिलेगा दिखाते हैं। आओ थोड़ा सा पेज और पलटो। ठीक है, आओ देखो मिला।
अपना बुक में देखो, अपना बुक में देखो, दिखा दिखा, मिला? अरे दोनों जगह इसीलिए ला पेन लो, ला पेन से लिखो। एक जगह में नहीं देगा। देखो इधर फैक्ट्री कॉस्ट दिखा, ठीक है, एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, मिला? मिला? यहां पे देखने के लिए तुमको लोग बोला, ये देखो क्या बोला, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP लेस करना है, वैल्यू ऑफ ओपनिंग WIP प्लस करना है, मिला? नहीं मिला? और बोलो प्राइम कॉस्ट कैसे निकालना, देखो यहाँ पे अलग अलग भी करके रखा हुआ है, ये देखो मिल रहा है? कैसे पढ़ती हो तुम कि नहीं मिलता है? देखो ये जो यहां पे फ्लो चार्ट बना हुआ है, इस फ्लो चार्ट को तुम बनाओ, ठीक है? फ्लो चार्ट कैसे बनाना बता दे रहे। पहले लिखेगा प्राइम कॉस्ट, ठीक है, प्राइम कॉस्ट के नीचे प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला बिना देखे, सबको बिना देखे कितना तुम लिख सकते हो, देखना चाहते हैं, गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ट्राई करो, हर एक चीज का फॉर्मूला एक बार ट्राई करो, ठीक है? कैसे करना है तुमको बता दे रहे। सबसे पहले लिख दिया हम लोग प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला लिखा, उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट, उसका फॉर्मूला लिखा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका लिखा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का लिखा, सब चीज का लिखेगा, जितना आ रहा था सब चीज का फॉर्मूला लिखते जाओ। बीच में COGS आया था, है ना? क्या था भैया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हेडिंग डालो, नंबर 1, नंबर 1 लिखो प्राइम कॉस्ट, लिखो सबको, लिखो नंबर 1 प्राइम कॉस्ट, बिना देखे लिखना है, तो पेज क्यों फाड़ रही हो? नंबर 1 लिखो प्राइम कॉस्ट, ठीक है? एक लाइन का जगह छोड़ दो, उसके नीचे लिखो वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के बाद एक लाइन का जगह छोड़ो और लिखो वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है? वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अगला लिखो जल्दी, क्या था प्राइम कॉस्ट के बाद बताओ? वर्क कॉस्ट, हाँ, पहला हेडिंग प्राइम कॉस्ट, एक लाइन का जगह छोड़ो, दूसरा लिखो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, तीसरा लिखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा लिखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चौथा लिखो तीसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चौथा लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चौथा लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पांचवा लिखो कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, छठा लिखो सेल्स, और सबका फॉर्मूला तुम बिना देखे, ठीक है, बिना देखे लिखना स्टार्ट कर दो। सेल्स, ठीक है? 4 नंबर में क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसी सीक्वेंस में चलना है एग्जाम के अंदर भी। कॉस्ट सीट कास्ट के 5 नंबर वाला में आता तो बेहतर होता, कॉस्ट सीट सेकेंड सेमेस्टर में आता तो बेहतर होता, ये सेमेस्टर 1 के लायक चैप्टर नहीं है। बिना बात किए लिखना है।
एक बार सब ट्राई खुद से करेगा बिना आस पड़ोस में ताका झाकी किए हुए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा, फिर से याद किया जाएगा, फिर से किया जाएगा। नहीं लिखेगा तुम, लिखो लिखो उसका फॉर्मूला। हो गया तो लिखो उसको भी। प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल्स आ जाएगा। ये पास में क्या था काश इतना ज्ञान ही हम भी होते। पढ़ाए कितना देख देख के देखो, एक और चीज तुमसे निकालने के लिए बोला जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालना है? तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करना परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो निकलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, इस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में जब हम लोग डायरेक्ट लेबर और एक्सपेंसेस जोड़ेंगे तो आता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, और उसके नीचे का जो जैसा था वैसा ही है। हम लोग का सिलेबस में कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जो सिंपल कॉस्ट शीट पे है, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसके ऊपर में कॉम्प्रिहेंसिव है, सारा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे स्टार्ट होगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम से, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करना परचेज माइनस करना क्लोजिंग स्टॉक, आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें डायरेक्ट लेबर और एक्सपेंसेस जोड़ना तो आएगा प्राइम कॉस्ट, फिर आना फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें ऐड करना ओपनिंग WIP माइनस करना क्लोजिंग WIP, आएगा वर्क कॉस्ट, इसमें जोड़ना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश को जोड़ना है, क्लोजिंग को माइनस करना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, इसमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ेंगे
तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल्स आएगा। यही सारा तुम लोग को लिखने के लिए हम दिए थे। कितना का सही हुआ? एक गलत हुआ। कितना लोग को 100% सही है? 100% वाला कोई है? 80% वाला है? ठीक है। एक गलती किसका हुआ? एक गलती, एक लिखे नहीं, छोड़ो। एक लिखी, यहां पे सब लोग 4-5 चल गया, तुम 2 गई। इतना सुस्ती लेके जिंदगी में कहां जाओगी? कितना गलती हुआ? 3 गलती लिखी नहीं है, अभी तक स्टार्ट भी नहीं की है। ठीक है, बोलते तुम्हारे घर में फोन करके हम। चलो, पहला तुम लोग क्या लिखा? ये किसी का गलत हुआ, ये वाला अगर तुम्हारा गलत हो जा रहा हो तो समझ जाना तुम सही में गोबर है। ठीक है, क्योंकि डीएम, डीएल और डीई इतना ही तो लिखना है। ठीक है, अब बाद में कोई मत बोलना डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज होता है, डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, डी मतलब क्या होता है? हाँ, डी मतलब चलो आगे, ये सबका सही होना चाहिए। अगला है वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें क्या बोले थे? प्राइम कॉस्ट में जोड़ना, फैक्ट्री ओवरहेड माइनस करना है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी ऐड करना है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। क्या तुम लोग ये लिखा था? नंबर 2 कितना लोग का सही है? ठीक है। नंबर 2 कितना लोग का गलत है? एक। कितना लोग लिखा ही नहीं था? लिखा ही नहीं था। ठीक है, जो लोग इतना देर में एक एक लिखा वो लोग आज से घर जाना रेंगते हुए, एकदम धीरे 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 रेंग रेंग के जाना। हाँ, इतना सुस्ती क्या करना जिंदगी में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लोग का सही है? रे, तुम नंबर 2 छोड़ के डायरेक्ट नंबर 3 कैसे लिख दी? क्या जा, चीटिंग हो गया। छापना है, बोलो छापना है, लो छाप लो, लो लो छाप लो। नहीं, पूरा छापो। छापो सब कोई छाप ली कि लिखी? हाँ तो बोलो। और छापना तुमको भी। आओ, छपाई खाना स्टार्ट हुआ अभी। छापो। क्या पहला दौर सब लोग छाप लिया?
आओ अगला छापो। बस यही 6 पॉइंट पे जाना था। लाओ बुक ला तुम। हो गया ना? तो सम बनाएंगे हम लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग उतार लिया। क्या मेरा उम्मीद फिर से टूटेगा? उम्मीद का दामन अभी छूटा नहीं है। देखिए वो दिन कब आएगा। अब तक जितना एग्जाम गया उसमें क्या किसी का 40 में 40 का चांस है? 38 40 में 40 चांस है। किसमें? इंग्लिश में 40 का 40 का चांस है। बहुत बढ़िया, ठीक है। 38 के ऊपर कितना लोगों को लगता आ जाएगा? 38 38 1 2 3 4 5, ठीक है। 37 कोई भी सब्जेक्ट में जिसमें 37 38 पार कर रहे हैं। अकाउंट्स में 35 के ऊपर कितना का सही हुआ? कितना लगा के चेक ही नहीं किया? कौन माथा लगाता है? आगे बढ़ो अपना, ठीक है। जो चेक नहीं किया वो ज्यादा बेहतर है। चेक कभी नहीं करना चाहिए। अगर कभी तुम एग्जाम का पेपर दे के आओ ना तो कभी आंसर के पीछे नहीं भागने का है। हो गया, पेपर साइड रखो, अगला तैयारी करेंगे। वरना फिर क्या होगा? तुम फ्रस्ट्रेटेड होगा कि इतना सारा गलती हो गया, माथा खराब होगा। गलत है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चलो उतार लिया तुम लोग। अब आओ बनाए सम। लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, कॉमा वर्क कॉस्ट, कॉमा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
हाँ ठीक है, कॉमा टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। डायरेक्ट मटेरियल 10,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 7,000, फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री एक्सपेंसेस 3,000, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1,600, सेलिंग एक्सपेंसेस 1,400 एंड सेल्स 30,000। आ जाओ निकालो। क्वेश्चन पेपर उतारो जल्दी और सॉल्यूशन बताओ। हाँ तो क्या वहां से तुम छापने वाली हो? बुक बंद करो, बंद करो बुक। थैंक यू। नहीं बंद करो उसको, वही तुम खोल कर रखा हम देखें। ठीक है, नजर चल जाता है, इंसान का नजर अच्छा नहीं है। हाँ सामने अगर सॉल्यूशन रहेगा तो गारंटी है देखेगा। अच्छा ठीक है, नहीं देखना है। हाँ आंसर लिखना स्टार्ट करो, क्वेश्चन कहीं नहीं उतारोगी, फिर बाद में दिख जाएगा।
तो वॉक करने के लिए कोई जगह नहीं लगता है नीचे बन गया ना नहीं मैं ये तो एक्सपेंसेस? हाँ, फैक्ट्री एक्सपेंसेस या ओवरहेड एक ही है। सात हजार है, ठीक है, सही है। अंकित का सही हो गया, सारिक का सही हुआ। अभी क्वेश्चन उतार रहे हैं, तुम क्वेश्चन उतारना स्टार्ट नहीं किया। इंतजार करते कब खुद से बनाना स्टार्ट करेगा? ये वो बनाया उसके बाद आओ भैया जल्दी। मेरा एक छड़ी था जो गायब हो गया बहुत दिन से, किधर है? थैंक यू, तुम्हारा एक गलती माफ। अब तुमने एक गलती कर दी अभी। अभी तो कर रही हो, बनाना छोड़ के बात कर रही हो, बनाना छोड़ के बात कर रही हो, अभी क्या कर रही हो? हो गया, एक गलती हो गया, खत्म। तो आज रात में हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे, ठीक है? हाँ, नहीं इसको बनाओ ना, इसका सारा एमसीक्यू कर लेंगे आज रात में हम। इसका पहले चैप्टर 1 का नहीं, ज्यादा क्वेश्चन इससे आएगा, सही बता रहे हैं। ठीक है, आदित्य का भी सही हो गया, गुड। और सही होने के बाद आदित्य ऐसा किया था, ठीक है मेरा। क्या दिक्कत है? सात हजार आंसर आ रहे हैं, है ना? सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, चलो प्राइम कॉस्ट निकाले, यहीं पे दिख जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर में जोड़ दिया, प्राइम कॉस्ट आ गया, है ना? उसमें फैक्ट्री एक्सपेंस में जोड़ दिए हम लोग, आगे क्या? ओवरहेड्स। क्या क्या? फैक्ट्री कॉस्ट, ये वर्क कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ दिया, आगे क्या? सीओपी। सेलिंग जोड़ दिया तो क्या आ गया? सीओएस, है ना?
और लास्ट में सेल से माइनस कर दिया तो निकल गया प्रॉफिट। इतना तो किया होगा। सेल्स देखो, कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करते थे प्रॉफिट, ठीक है, तो मेरा आया करता था सेल्स। यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट जो है ना वो 23,000 निकल रहा है और सेल्स का वैल्यू देके रखा हुआ है 30,000, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 7,000। बस यही है। सीओएस तुम्हारा नहीं आया, 23 नहीं आया, आया ना, बस ठीक है। किसका किसका सीओएस 23 आ गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 23,000 आया है ना। अब देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग ऐड किया करते थे प्रॉफिट, तो मेरा सेल्स निकलता था 30,000 का, या सेल्स निकलता था। अब सेल्स का वैल्यू 30 देके रखा हुआ है और यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स देके रखा हुआ है, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स है 30,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स आया है 23,000, तो प्रॉफिट आ गया 7,000 रुपए का, है ना। सबका आ गया, ठीक। अब बोलो वैसे क्या छापेगा? तुम बोला कि आप पूरा बनाएंगे, हम छाप लेंगे, हम तो बस लास्ट पॉइंट बता दिए, बाकी सबका निकल गया ना। 23 किसी का नहीं है तो हाथ उठाओ। कोई है जिसका नहीं है? 1 2 3, ठीक है, हम शुरू से बनाते तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के लिए डायरेक्ट मटेरियल देकर रखा है, डायरेक्ट लेबर देकर रखा है। यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का चर्चा हुआ ही नहीं है, तो हम लोग नहीं लेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल 10,000 का था और डायरेक्ट लेबर 7,000 का था, सब मिला के हो गया 17,000। अगला हम लोग क्या बनाएंगे? वर्क कॉस्ट, है ना। और वर्क कॉस्ट के लिए क्या था? पीसी प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, है ना। और पीसी मेरा 17,000 निकला है और फैक्ट्री ओवरहेड कितना देकर रखा था? 3,000, जोड़ दिए 3,000, आ गया 20,000 रुपया, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट निकाल लिए और हम लोग वर्क कॉस्ट निकाल लिए, हो गया, कहानी खत्म। अब क्या निकालना? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या बोले थे? वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, है ना। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाले, सीओपी इक्वल टू क्या हो गया? वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। वर्क कॉस्ट कितना आ गया? 20,000 का। और बताओ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना देकर रखा था? 1,600, जोड़ के कितना हो गया? 21,600 रुपया, ठीक है। अब क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। तो क्या था? सीओपी प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सीओपी कितना आया? 21,600। ऐड क्या कर दिए? 1,400 का, कितना जोड़ के आ गया? 23,000, है ना। तो सीओजीएस आ गया। सीओजीएस में हम लोग क्या ऐड करते थे? तो मेरा निकलता था कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या? हाँ, तो मतलब ये सीओजीएस नहीं निकल रहा है, ये सीओएस निकल रहा है ना। तो यहां पे सीओएस या सीओजीएस एक साथ में निकल जा रहा है क्योंकि डेटा सारा दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अब लास्ट आते हैं हम लोग, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग ऐड करते थे प्रॉफिट, तो निकलता था सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लिया हम लोग 23,000, प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, सेल्स दिया हुआ है 30,000, तो इसीलिए प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो गया? 7,000 रुपया, ठीक है, हो गया। बस इतना ही तो करना था, ठीक। आज के लिए इतना ही, शाम को हम लोग करेंगे इसका एमसीक्यू, ठीक है। तो कॉस्ट शीट का एमसीक्यू हम लोग शाम को कर लेंगे। हाँ, क्यों प्रैक्टिकल करना है? बड़ा बड़ा सम तो आ ही नहीं रहा है ना,
इतना बड़ा सम बना के क्या करना है? इसीलिए बोले थे कि ये अगर 5 मार्क्स वाला में रहता, मतलब सेमेस्टर 2 में रहता तो बेहतर होता, क्योंकि अगला तुम सेमेस्टर 2 में जो भी तुम चैप्टर पढ़ोगी कॉस्ट का, उसमें इतना बड़ा सम वाला कोई चैप्टर ही नहीं है, सब छोटा सम वाला है। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये एक्स है ना, नहीं है। नहीं एक्स, और वो एक्स ही है। जिंदगी में सबसे ज्यादा वैल्यू एक्स का ही होता है। हाँ मैं देखते हैं। एक्स को मान के हम कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। और भाई ना याद आ जाएगा तेरा तुम्हारी इंजीनियर ए मैं पहनता हूं एक सवाल नहीं तो शाम कितना बजे? 7 बजे। 4 बजे 7 बजे, आज शाम 7 बजे हम लोग करेंगे क्या?